नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 3 समानता इक्वलिटी, और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। आइए जानते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सकारात्मक कार्यवाही की। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सकारात्मक कार्यवाही, या इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस। अब आपकी बुक में ये जो टॉपिक दिया हुआ है अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्यवाही, ये एक साथ ही दिया हुआ है, परंतु हम इसको 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक आज का लेक्चर हो जाएगा, इसमें हम इंट्रो जानेंगे कि सकारात्मक कार्यवाही क्या होती है, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ये जानेंगे। और फिर जो लेक्चर नंबर 11 आएगा, जो कि अपना लास्ट लेक्चर होगा, उसमें ये जानेंगे कि सकारात्मक कार्यवाही का कितना प्रभाव हुआ है, कितना वंचितों के लिए हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितने प्रयास और करने चाहिए या प्रयास की जरूरत नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। पर आज पहले सकारात्मक कार्रवाई को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों को यह समझना है कि सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, और हमने समानता को बढ़ावा देने के लिए 2 तरीके देखे थे। पहला तो यह था कि औपचारिक समानता स्थापित करनी होगी। सबसे पहला तो यह बोला कि औपचारिक समानता स्थापित करनी होगी। औपचारिक समानता स्थापित करने का मतलब यह था कि कानून की नजर में सबको बराबर कर देना है। अगर हमारे समाज ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं करी है कि किसी को विशेषाधिकार दिए हैं, किसी को विशेष अधिकार दिए हैं, किसी को ज्यादा सुख सुविधाएं दी हैं, किसी को ज्यादा अवसर दिए हैं, तो वो सारे जो है एक बार कानूनी तौर पे क्या कर देना है, खत्म कर देना है। कानूनी रूप से सबको एक बार क्या कर देना है, बराबर कर देना है। जैसे कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने करा, देशों के संविधानों ने करा। जैसे भारत के संविधान ने यह कहा कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, सब कानून की नजर में बराबर है। कोई किसी भी धर्म का हो, सब कानून की नजर में बराबर है। कोई किसी भी लिंग का हो, महिला हो, पुरुष हो, कानून की नजर में बराबर है। कोई भी रंग की स्थिति में हो, सब कानून की नजर में बराबर भारत के संविधान ने करा। कानूनी रूप में सबको बराबर कर दिया। अमेरिका ने क्या करा, बोला कि भैया चाहे रंग कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, सब बराबर है। दक्षिण अफ्रीका में भी ये हुआ। तो जो कहीं ना कहीं जो पहले से स्थितियां बनी हुई थी कि समाज में किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को विशेषाधिकार, किसी को कोई भी अवसर नहीं थे, वो सारी समस्याएं हटा करके बोल दिया गया कि आज से आप कानून की नजर में, सरकार की नजर में आप सब क्या हो जाओगे, बराबर हो जाओगे, आप सब इक्वल हो जाओगे। कहीं ना कहीं ये जो कानून के नजर में काम करा गया है, संविधान के द्वारा काम करा गया है, सरकार के द्वारा ये जो काम कहा गया है कि सब बराबर है, कहने से तो नहीं हो जाएंगे ना, कहने से तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएंगे। हमें और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना। भाई आज मैं कहूं कि बेटा एक व्यक्ति वहां खड़ा है और एक व्यक्ति यहां खड़ा है, और मैं कहूं मेरी नजर में दोनों बराबर है, मेरी नजर में दोनों बराबर है, कैसे बराबर है? मेरे लिए तो बराबर है, पर सच में क्या ये बराबर है? सच में क्या ये इक्वलिटी पे है? नहीं। इक्वलिटी कब है? जब यहां तक दोनों जने पहुंच जाए। जब यहां दोनों जने पहुंच जाएंगे तब क्या होगी, समानता होगी। जब क्या होगी, इक्वलिटी होगी। तो एक बार हम कह सकते हैं कि कागजी तौर पर, कागज के तौर पर हम कह सकते हैं कि कानून के तौर पर सरकार की नजर में तो सब बराबर कर दिए गए, परंतु क्या सच में सब बराबर है? क्या कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है? क्या कोई भी किसी भी देश में रंग के आधार पर, क्या कोई भी किसी भी देश में लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है? सारे भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो गए। दुनिया के हर देश के संविधान ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ भैया, कानून की नजर में सब बराबर है। और आप अच्छे से पढ़ चुके हैं संविधान वाली किताब में कि जो हमारा आर्टिकल 14 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सब समानता के अधिकार में पहला ही हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सब बराबर है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष जो है सबको क्या मिली हुई है, समानता मिली हुई है। कानून के समक्ष क्या हो जाएंगे, सब समान हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। कानून की नजर में सब बराबर कर दिए गए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर गरीब, कोई गोरा काला, कोई महिला पुरुष, कोई नहीं, सबको बराबर कर दिया गया। आर्टिकल 14 ये तो कहता है कि कानून की नजर में भी बराबर हो, कानून का संरक्षण भी सबको मिलेगा। सबको कानून का संरक्षण मिलेगा, कानून की मदद मिलेगी, कानून के नजरिए में आप सब बराबर हुई। आर्टिकल 14 ने करा।
1950 में देश का संविधान लागू हो गया। तो क्या 1950 में 26 जनवरी 1950 से लेकर के जिस तारीख में आज अपन पढ़ रहे हैं, क्या उस तारीख इन 70 से 75 सालों के अंदर क्या कोई भी जाति के आधार पर अत्याचार नहीं हुआ? क्या किसी भी महिला के साथ कोई गलत नहीं हुआ? क्या कहीं पर किसी आर्थिक स्थिति वाले को रोका नहीं गया? क्या कभी किसी रंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ? हमारे देश की दुनिया के किसी भी देश में क्या बंद हो गए? क्या नहीं हुए ना। मतलब कानून ने तो तय कर दिया कि कानून की नजर में सब बराबर हो, सब इक्वल हो। औपचारिक रूप से जो समानता स्थापित करनी चाहिए थी वो तो कर दी गई है, वो तो हर देश ने स्वीकार कर लिया है। हर देश इस चीज को मानता है कि हाँ भैया समानता होनी चाहिए, विशेषाधिकार खत्म होने चाहिए। फ्रांस में, यूरोप की सोसाइटी में जो था कि सबसे ऊपर पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, आम वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग टैक्स नहीं देंगे, सिर्फ आम वर्ग देगा। ये समानता स्वीकार कर ली गई कि तीनों बराबर है, सब इक्वल है, सबको मौके मिलने चाहिए और सब जो कमाएगा वो सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। पर क्या औपचारिक समानता स्थापित कर देना काफी है? क्या नहीं है ना। अगर काफी होता तो 1950 में देश का संविधान लागू हो चुका था। उस दिन सबके मन से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर सारे भेदभाव खत्म हो जाने चाहिए थे, पर नहीं हुआ। जब औपचारिक समानता स्थापित करना यह हमारा पहला कदम है कि कानून की नजर में, क्योंकि किसी भी देश में जो सर्वोच्च होता है वो कानून होता है और कानूनों में जो सर्वोच्च होता है वो संविधान होता है। याद करिएगा संविधान की किताब का पहले अध्याय का पहला लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था और उसमें मैंने संविधान के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था संविधान, विधान मतलब कानून और स मतलब सर्वोच्च, देश का जो सर्वोच्च कानून होता है, जो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा कानून होता है, उसको संविधान कहा जाता है। तो जब पूरी दुनिया के हर देश के संविधान के उस सर्वोच्च कानून ने मान लिया कि सब बराबर है, ये पहली प्राथमिकता है, ये तो होना जरूरी है क्योंकि कानून सर्वोच्च, उसका मानना जरूरी है कि सब बराबर है। कानून ने तो मान लिया, पर सोसाइटी कहीं ना कहीं अभी तक तैयार नहीं हुई। और जब सोसाइटी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, मैंने आपको हमेशा क्या कहा है, ये जितनी भी कुरीतियां है ना, ये समाज की देन है। समाज में कौन आता है? आप भी आते हो, मैं भी आता हूं। और समाज में किसकी देन है? इसकी देन है भैया। ये जो दिमाग है ना, ये खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये दिमाग है। हम क्या है कि हम बस सोचते रहते हैं और हमें जो एक भाव है ना, हम श्रेष्ठ है, बस ये जो श्रेष्ठता का भाव है ना, यही ले डूबता है, यही ले डूबता है। ये श्रेष्ठता का भाव, ये अहंकार है कि साहब मैं अमीर हूं भाई, मैं हूं तो वो गरीब है, वो ऐसा है, मैं इसका हूं वो ऐसा है। ये श्रेष्ठता का भाव ले डूबता है। तो जब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा, जब तक समाज में चेंज नहीं आएगा, तब तक कहीं ना कहीं वो भेदभाव, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो सकते। अब समाज में चेंज लाने के लिए क्या करना होगा? मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि दो काम हो सकते हैं। पहला काम तो क्या है? लोगों में शिक्षा का बढ़ावा देना, शिक्षा का बढ़ावा देना और इस प्रकार से बढ़ावा देना, लोगों को समझाना कि भाई ये देखो किस चीज के पीछे पड़े हो, कौन सी जाति, कौन सा वर्ग, कौन गोरा काला, कौन महिला पुरुष, इन सब के अंदर अपन सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम यूनाइटेड, फिर ये अलग क्यों? ये भाव खत्म करना होगा कि हम अलग हैं, ये अलग वाला भाव खत्म होना। और उसके अलावा जो पिछड़ चुका है ना, उसको आगे लाना होगा। और आगे लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या है, थोड़ा सा जो बर्ताव है वो विभेदक करना पड़ेगा। विभेदक बर्ताव हमारा होगा, मतलब बर्ताव में, हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चेंज होगा। दो लोगों के लिए हमें अलग अलग बर्ताव करना पड़ेगा, अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। जो पिछड़ चुके हैं उनको सरकार थोड़े से एफर्ट्स देगी, सरकार उनकी उंगली पकड़ करके लाएगी, आओ आओ चलो। पर जो अब आगे है वो ऐसा ना बोले अरे यार सरकार तो उनकी उंगली पकड़ के ला रही है, हमारे साथ तो भेदभाव नहीं। भाई वो पीछे रह चुके हैं, और क्यों रहे? कहीं ना कहीं हमारे समाज के कारण, हमारी सोसाइटी के कारण ही तो रहे। और सोसाइटी का पार्ट आप भी हो, मैं भी हूं, सब है। हम सोसाइटी के कारण ही तो पीछे रहे, और सोसाइटी के कारण ही आप आगे गए हो। और आज उसी सोसाइटी के भाग के व्यक्ति को हम आपके बराबर लाना चाहते हैं, तो फिर ये क्यों ऐसा भाव? लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लाइन क्या पढ़ी? हमने यही पढ़ी थी ना कि इस चीज को, सकारात्मक कार्रवाइयों को, इन किसी भी को भी हमें समानता को काटने वाला नहीं, समानता को बढ़ावा देने वाले की नजर से देखना चाहिए कि इनसे समानता बढ़ रही है, इनसे इक्वलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो विभेदक बर्ताव हमें करना पड़ता है, अलग अलग जो व्यवहार है वो करना पड़ता है। और ये अलग अलग व्यवहार के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है हमारा सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन। अब अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई का मतलब क्या है? देखिए, कार्यवाही करने का मतलब है कोई एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, कोई एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन कुछ भी हो सकता है भाई। आज मैं कैसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक कार्रवाई कर रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब अगर सरकार के द्वारा ऐसी कार्रवाई करी जाए जिससे कि एक वर्ग, एक व्यक्ति आगे बढ़े, उसको हम सकारात्मक कहते हैं, उसको पॉजिटिव कहते हैं।
हम उसको पॉजिटिव एक्शन कहते हैं कि हाँ ये एक अच्छा काम है। जिससे बहुत सी बार क्या कहा जाता है कि अगर किसी को बचाने के लिए झूठ भी बोला जाए ना, तो वो झूठ भी झूठ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव काम बन जाता है, वो एक अच्छा काम बन जाता है। आप जैसे देखिएगा कि जब हम छोटे थे, ठीक है, और स्कूल जाया करते थे, तो हमारी मम्मी सुबह पहले हमारे पीछे भागती भागती आती थी, बेटा दूध पी के जा, दूध पी के जा, दूध पी। नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, बेटा दूध पी के जा, फिर मम्मी एक इस गाल पे और एक इस गाल पे लगाया करती थी। लगाती थी या नहीं लगाती है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। दूध पी। अब मम्मी ने उस समय डांटा, देखो पर माँ का डांटना अच्छा नहीं होता, परंतु वो आपको दूध क्यों पिला रही है? जिससे कि आप में हेल्दी बनो, आप आपके शरीर में ताकत है। शरीर ताकत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से जीवन जी पाओगे। तो उस समय जो माँ की डांट है वो क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव एक्शन है, अच्छी बात है। डांटा, डांटा किसके लिए? हमारे लिए, कि हमारा भला हो जाए। तो पॉजिटिव एक्शन या जो सकारात्मक कार्रवाई है वो इस प्रकार की कार्रवाई है कि हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसी को पीछे खींचने का काम नहीं कर रहे। और सकारात्मक कार्रवाई, एफर्मेटिव एक्शंस जो है वो उन वर्गों पर लागू होता है जो बहुत पीछे रह चुके हैं। समाज के कारण, सोसाइटी के कारण वो लोग पिछड़ चुके हैं, और उनको आगे लाने के लिए सरकार कुछ विशेष सुविधाएं उन लोगों को देने का काम करती है। स्पेशल जो प्रिविलेजेस है, कुछ विशेष जो सुख है वो देने का उनको काम करती है कि भाई तुम उससे बराबर आ जाओ। उसी को हम सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। भारत में देखिए सकारात्मक कार्रवाई के अलग अलग रूप हो सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहीं पे किसी प्रकार से दिया जाता है, कहीं पे किसी प्रकार से दिया जाता है। भारत में बात करूं तो भारत में सकारात्मक कार्रवाई आरक्षण के रूप में है, रिजर्वेशन के रूप में है। रिजर्वेशन या आरक्षण क्या व्यवस्था है बच्चों? रिजर्वेशन आरक्षण 3 स्थानों पर दिया गया है। पहला शिक्षा में, दूसरा नौकरियों में, और तीसरा लोकसभा और विधानसभाओं में। लोकसभा विधानसभा में जो पहली बात तो आरक्षण दिया किसको गया? एससी और एसटी के लोगों को दिया गया। एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था चला करती थी, और उसमें जो सबसे निचला वर्ग हुआ करता था शूद्र, और शूद्र में भी एक ऐसा वर्ग था जिनको अछूत माना जाता था, ठीक है ना, जिनका छुआ हुआ भी हम पाप मानते थे, ठीक है। अब वो बहुत पिछड़ चुके हैं बेचारे, उनको ना एजुकेशन का राइट मिला, ना उनको आगे आने का अधिकार मिला, बहुत। और ये रियलिटी है बेटा, इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई लोग कहे कि नहीं नहीं साहब जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, ये गलत बात है, गलत बात है। आज भी आप गांवों में जाइए, आपको गांवों में झलक देखने को मिल जाएगी। जो लोग ये कहे नहीं नहीं महिलाओं के साथ तो कभी भेदभाव नहीं हुआ, ये ऐसा वैसा, ये तो गलत है, भेदभाव हुए हैं बेटा। और आज भी हमें काफी जगह महिलाओं के साथ, दलित या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। तो अब उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी। एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है? अनुसूचित जनजाति के लोग कौन है? जो कि जंगलों में निवास करा करते थे, और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान करा गया। अब लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण दिया गया अनुपात, जनसंख्या के अनुपात में, और कहा गया कि जितनी जनसंख्या उस हिसाब से आपको सीटें आपके लिए आरक्षित होगी। मतलब जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया आरक्षित कर दिया कि साहब यहाँ से एससी कैटेगरी का, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, दलित या उस जाति के लोग हैं जिनको एक समय में अछूत माना जाता था, जिनको छूने से भी मतलब माना जाता था कि साहब ये तो गलत है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को जिनको हजारों सालों से उनका शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, उनको पढ़ने के अवसर नहीं मिले, उन व्यक्तियों के लिए राजनीति में जाने के अवसर खोले गए, और एक जगह कह दी यहां से एससी कैटेगरी का जाएगा, मतलब उसी जाति का व्यक्ति चुन करके लोकसभा में या विधानसभा में जाएगा। और ये जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया लोकसभा और विधानसभा का, ये 10 साल के लिए भारत के संविधान में लिखा गया था। 10 साल के लिए संविधान में लिखा गया, और कहा गया कि अगर लगे कि सही मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, सही मात्रा में वहां तक कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखिएगा, और सही मात्रा में कैंडिडेट्स पहुंचते हैं, लगता है कि स्तर सुधरा है, तो इसको बंद कर दीजिएगा। पर हर 10 साल में रिन्यू करते करते, बढ़ाते बढ़ाते अब 2030 तक तो संसद ने बढ़ा रखा। फिर 2 आते हैं शिक्षा में और नौकरी में। शिक्षा में कैसे? जैसे कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, वहां पर कुछ सीटें, जैसे सीटों का मतलब है 100 सीटें, मतलब 100 बच्चों को एडमिशन देंगे। अब 100 में से क्या कहा गया कि 15% जो है एससी के बच्चे, मतलब 100 में से 15 बच्चे एससी कैटेगरी के, 7 बच्चे एसटी कैटेगरी के, और फिर 1992 में हमने देखा है कि ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया गया, 27% उनके लिए। तो कहा गया कि 49.5% सीटें इन्हीं कम्युनिटी के लोगों में से किसी को दी जाएगी, बाकी 50% सबके लिए ओपन है, जो भी किसी भी कैटेगरी का हो उसके लिए अवेलेबल। 2019 में 10% जो अपर कास्ट की, जो गरीब व्यक्ति लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए रख दिया गया कि 10% उसको ईडब्ल्यूएस के नाम से जारी कर दिया गया। इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाएगी। और जनरली क्या है कि अब एससी एसटी बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं हजारों सालों से वंचित रहे, शिक्षा का अवसर नहीं मिला, और आज क्या है जब वो एग्जाम्स में बैठते हैं, कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं,
तो कम परसेंटेज पे उनके सिलेक्शंस हो जाते हैं या कम परसेंटेज पे उनको अच्छे कॉलेजेस में या वहां पर एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि कम परसेंटेज पे जब सिलेक्शन होते हैं तो ये देश के लिए ठीक नहीं है, योग्यता पर थोड़ा सा खतरा है कि आप मेरिट को जो है साइड करते हैं, परंतु ये जरूरी भी है क्योंकि अगर हम उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे पढ़ पाएंगे। और आप सोचिए कि एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है और वो वहां से यहां तक थोड़ा थोड़ा दौड़ता हुआ आएगा, उसको समय लगेगा ना, तो उसको समय देने की जरूरत है, उसको विशेष सुविधा देने की जरूरत है। ठीक है कि हाँ भाई आप आ गए हो। उसी प्रकार से आरक्षण ये काम करता है। आरक्षण भारत में एक विवादित मुद्दा है। ठीक है, जो वर्ग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, उनका यह कहना है कि आरक्षण का होना बड़ा जरूरी है और यह भी तर्क रखा जाता है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार नहीं है, आरक्षण लोगों की इनकम बढ़ाने वाला सोर्स नहीं है। आरक्षण तो हमारा प्रतिनिधित्व के लिए है कि हमारे समुदाय के लोग आगे जा सके, हमारी समस्याओं को उठा सके, वो अच्छे पदों पर पहुंच सके। ठीक है ना। और जो वर्ग आरक्षण के खिलाफ हो वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जो भी जिस भी जाति का गरीब व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए, जाति के आधार पर ये नहीं मिलना चाहिए, इससे योग्यता खतरे में आती है। ऐसे जो आरक्षण के विपक्ष में जो वर्ग है उनका कहना है। मेरा मुद्दा यहाँ पर आरक्षण पर डिबेट करना नहीं है। ठीक है, कि भैया ठीक है, गलत है, सही है क्या नहीं है। ठीक है, मेरा मुद्दा सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। और ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि अफर्मेटिव एक्शन के नाम से पूरी दुनिया में अलग अलग प्लान्स चल रहे हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं साहब इस प्रकार की नीति सिर्फ भारत ही अपना रहा है, तो गलत बात है। और इस चीज को स्वीकार, दो बातों को स्वीकार करके, तीन बातों का मैं हमेशा कहता हूं कि स्वीकार करना पड़ेगा। पहली बात, अगर कोई ये कहे कि महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ भेदभाव नहीं हुआ तो गलत है। बिल्कुल हुआ है और बहुत गलत व्यवहार हुआ है। दूसरी बात ये कि अगर आज कोई किसी वर्ग का व्यक्ति ये बोले कि नहीं साहब दलितों की में, महिलाओं की में, पिछड़ी जाति के लोगों के में सुधार ही नहीं आया, तो ये भी गलत बात है। बहुत सुधार आया, बहुत इंप्रूवमेंट आया। आज काफी उन कम्युनिटीज के काफी लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात, कोई ये बोले कि नहीं साहब आज तो भेदभाव होता ही नहीं है, नहीं, आज भी होता है। तीनों बातें सत्य हैं कि होता भी था, होता भी है और सुधार भी आया है। तीनों बातें सत्य हैं। ठीक है, तो सकारात्मक कार्रवाई उन वर्गों को आगे लाने के लिए है जो पीछे रह चुके हैं, उनको आगे लाने के लिए कि हाँ साहब आप आगे आइए, आप थोड़ा सा सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से करा जा रहा है। और उसी का एक रूप आरक्षण, रिजर्वेशन भारत में चलाया जा रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन सही है गलत है ये अपनी चर्चा नहीं है। ठीक है, इस पे चर्चा करनी भी नहीं है अपन लोगों को। ठीक है, अपन को सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है जो मैंने आपको समझा दिया। पर यह बात आप मान के चलिए कि सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन हर देश की सरकारें करती हैं और वंचित वर्गों को, महिलाओं को, पिछड़ों को आगे लाने के लिए सरकार काम करती है और वही काम भारत की सरकार भी कर रही है और वैसे प्रावधान भारत के संविधान में भी करे गए। तो यहां पर कानून ने समानता स्थापित कर दी, परंतु जो पिछड़ चुके हैं उनको आगे लाने के लिए कुछ विशेष बर्ताव, विशेष व्यवहार करना पड़ता है। आइए देखते हैं आगे। सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाला अधिक सकारात्मक कदम उठाया जाए। तो सकारात्मक जो कार्रवाई है वो इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ जो औपचारिक जो समानता है वो स्थापित कर देना काफी नहीं है, वो तो करनी है, वो तो पहला प्राथमिक कदम है। कानून के रूप में तो सबको समान करना जरूरी है, पर वो काफी नहीं है। उससे भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उससे भी हमें और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे आज आप 11th में पढ़ रहे हैं, आप 11th में 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो, कोई बात नहीं। 11th में 80 बन जाए, 70 बन जाए, 75 बन जाए, कोई बात नहीं। पर 12th में क्या होता है, बोर्ड को टॉप करने की जिम्मेदारी होती है। अब 12th में सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ने से कुछ काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे तभी तो जाएगा, जब आप बोर्ड टॉपर बन पाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि एक बार औपचारिक समानता कानून की नजर में सबको समान स्थापित करना तो जरूरी है, पर वो काफी नहीं है, और भी हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और भी काम करने पड़ेंगे। और इन असमानताओं को, इन इनइक्वालिटीज को मिटाने के लिए ये जो असमानता की गहरी खाइयां हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो डीप खाइयां हैं, बहुत ज्यादा जो डिफरेंस हो चुका है, एक वर्ग यहां और एक वर्ग यहां पहुंच चुका है, उनको भरने के लिए हमें अधिक सकारात्मक, एक पॉजिटिव जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे। अच्छे काम उनको आगे लाने के लिए सरकारों को करने पड़ेंगे। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं की संचय दुष्प्रभाव को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती है। तो ये जो सकारात्मक जो कार्रवाई है, अफर्मेटिव जो एक्शन है, क्यों बनाए जाते हैं? इसकी जो अधिकतर नीतियां है वो अतीत की असमानताओं, ठीक है, जो भूतकाल में हुआ था,
ठीक है, जो पहले हुआ था उस असमानताओं को दूर करने के लिए, उन असमानताओं को दूर करके समानता लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शंस लाए जाते हैं। और इस चीज को आप मान करके चलिए बच्चों, ये पर्सनल जीवन में लीजिए, किसी में भी लीजिए, कि अगर हमारे साथ आज कोई घटना घट रही है ना, तो उसका कहीं ना कहीं लिंक पहले से है। ठीक है, उसका लिंक कहीं ना कहीं पहले से। अगर मैं आज कोई गलत काम करूंगा तो मुझे उसका 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद मुझे रिजल्ट दिखेगा। अब मैं कहूँगा यार मैंने करा था तब तो आज कैसे, अरे भाई अतीत से हमारा जुड़ाव होता है। ठीक है, मैं आज कोई अच्छा काम करूंगा तो हो सकता है मुझे उसका रिजल्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद मिले, पर मिलेगा जरूर। ठीक है, हमारी हर चीज, हर घटना जो होती है वो अतीत से जरूर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और जैसे कुछ अपना ये भी मानना होता है कि भैया कि कुछ लोगों के साथ ऐसा इसलिए भी होता है कि पहले के जन्म में उन्होंने किया, तो अतीत के साथ जो है ना जुड़ाव होता है। तो यहाँ पर जो सकारात्मक कार्रवाई भी है ना, वो इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि पहले के समय में कहीं ना कहीं असमानताएं हुई हैं। और मैं ये तीनों बातों का आप स्पष्ट तौर पर ध्यान रखिएगा। पहली बात, भेदभाव हुआ है, कोई दो राय वाली बात नहीं, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित पिछड़ी जाति के लोग हो, भेदभाव हुआ है। दूसरी बात, आज भी हो रहा है काफी हद तक। ठीक है, तीसरी बात, बहुत सुधार भी हुआ है। मैं सुधार नहीं बोलता, मैं बहुत सुधार बोलता हूं, बहुत सुधार भी हुआ। तीनों ही बातें हैं। ठीक है, तो सकारात्मक कार्रवाई अतीत की जो असमानता है उनको दूर करने के लिए बनाया जाता है। ये यहाँ पे किताबें दर्शाई गई हैं और समानता दर्शाई गई है, सबको समानता का अधिकार है। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप होते हैं, तो कई रूपों में सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन अलग अलग देश अपने अपने देशों में लागू करते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष सुविधा करने तक की नीतियां हो सकती है। देखो, अब 2 प्रकार तो आपको यहाँ पे बताएं, जैसे, और दोनों प्रकार ही भारत में चलते हैं। पहला तो क्या है, जो वंचित समुदाय है, जैसे महिलाएं हो गई, दलित हो गए, पिछड़ी जाति के लोग हो गए, उनके लिए छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति का मतलब आप समझते हैं, स्कॉलरशिप। सरकार कहती है आप पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, उनके पास धन नहीं है, उनके पास अवसर नहीं है। तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। ठीक है, तो सरकार कह रही है आप पढ़ाई करिए, हम आपका खर्चा उठाएंगे, आप ये काम करिए, हम आपका खर्चा उठाएंगे। और पढ़ाई करते समय, अब देखिए ये एक विशेष समस्या जो दलित जाति के लोग होते हैं उनको देखने को मिलती है। अगर वो बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं और करते हैं तो उनको कमरे नहीं मिलते हैं जाति के नाम पर। ठीक है ना, तो इसलिए फिर सरकारों ने क्या, हॉस्टल खोलना शुरू करा कि जहां पर बच्चे रह सके। ठीक है, जो वैसे सभी के लिए खोली जाती है, पर जो अगर ऐसे हैं दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के हैं और उनको नहीं मिल रहे कमरे, तो वो हॉस्टलों में रह सकें। और जैसे आप देखते हैं कि स्पेशली गर्ल्स के लिए स्कूल खोलती हैं सरकारें। ठीक है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाई जाती हैं, कभी कभार गर्ल्स को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाती है। वो क्यों? क्योंकि चाहे महिला, लड़की, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग की हो, हर महिलाओं के साथ क्या है, कहीं ना कहीं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उनको आगे लाने के लिए सरकार ऐसा काम करती है। तो ये भी क्या है, सकारात्मक कार्रवाई है। ये भी छात्रवृत्ति देना, हॉस्टल बनाना, ये भी क्या है, सकारात्मक कार्रवाई है, एक पॉजिटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन है कि सरकार आपको आगे लाने के लिए कुछ अच्छा काम, अच्छा कदम उठा रही है। इन सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर, मतलब सबसे पहले इन पर सरकार खर्चा करती है, इन हॉस्टलों पे, छात्रवृत्तियों पे खर्चा करती है, ये सब कुछ। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते भी होंगे कि भारत का शिक्षा का जो बजट है, भारत सरकार अपने बजट में शिक्षा पर इतना खर्चा करती है, सरकार एजुकेशन पे इतना खर्चा करती है। शिक्षा पे खर्चा करने का मतलब क्या है, क्या क्या आता है शिक्षा पे खर्चा करना? क्या समझते हैं आप कि सिर्फ बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल बना करके दे देना, गवर्नमेंट स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनका पेमेंट कर देना, यही शिक्षा में खर्चा है? नहीं, इसके अलावा सरकार बच्चों को आगे लाने के लिए क्या क्या कर रही है। ये छात्रवृत्ति दे रही है, ये भी सरकार का शिक्षा में खर्चा है। ये जो सरकार हॉस्टल बना रही है वो भी तो शिक्षा में ही आ रहा है, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। आपने देखा होगा बहुत से राज्यों की जो सरकारें होती हैं वो लैपटॉप बांटते हैं, लड़कियों को साइकिलें वितरित करते हैं। ये क्या है, ये भी शिक्षा में ही है कि इस चीजों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील योजना चला रखी है सरकारी स्कूलों में कि दोपहर का खाना बच्चों को स्कूल में मिलेगा। वो भी शिक्षा के बजट में आता है कि शिक्षा में ही खर्चा हो रहा है। तो एक तो क्या हो गया कि छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाएं दे देना, और इसके अलावा जो दूसरा क्या है, नौकरी और शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करना। मतलब कुछ स्पेशल अरेंजमेंट उन लोगों के लिए कर देना, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना नौकरियों में और शैक्षिक संस्थाओं में। और भारत में ये जो विशेष व्यवस्था है इसको क्या नाम दिया जाता है? आरक्षण नाम दिया जाता है, रिजर्वेशन नाम दिया जाता है।
अब देखिए रिजर्वेशन को आप अच्छे से समझने के लिए छोटा सा एक बात बस इतनी जान ली, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, अब ट्रेन में जाते हैं तो आप सीट अपनी बुक कराते हैं कि साहब ये सीट बुक है, 10 नंबर सीट मनीष सर के लिए रिजर्व हो गई। अब मनीष सर मतलब उस पर मैं ही जाके बैठ सकता हूं, अगर मैं इनकेस में नहीं गया तो दूसरा व्यक्ति वहां जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को टीटी बिठा देगा, बोला वो तो आया नहीं है, आप इस सीट पर आज सफर कर लीजिए। पर जो सीट मेरे नाम पर रिजर्व हुई वो मेरी है। इसी प्रकार से क्या है कि जब ये कहा गया आरक्षण तो एससी कैटेगरी के लिए है, भाई इस एरिया से चुनाव एससी कैटेगरी का ही लड़ेगा, मतलब एससी का ही लड़ेगा, उसी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। 100 में से 15 बच्चे एससी कैटेगरी के लेने हैं, 7 बच्चे एसटी के लेने हैं, 27 बच्चे ओबीसी के लेने हैं, तो ये एक फिक्स कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया है कि हाँ भैया आपकी ही कम्युनिटी के लेंगे। इन केस नहीं होते हैं तो फिर ओपन से सरकार सेलेक्ट कर लेती है। तो नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में विशेष व्यवस्था करने का भी प्रावधान है। तो सकारात्मक कार्रवाई के कई रूपों में दो तो हम देख लिए कि समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल का निर्माण सरकार करवाती है, छात्रवृत्ति देती है, और उसके अलावा नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्थाएं सरकारें करती हैं। ये सब क्या है, सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन है। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया। तो जो अब हमारे देश में जो वंचित समूह हैं, जिसमें एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी, इनके लिए अवसर की समानता, कि इनको बराबर के अवसर मिले, इनको बराबर के मौके मिले, उसके लिए हमने देश में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति अपनाई। कि हमने स्थानों को क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया कि भैया 100 बच्चे अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो 100 में से 15 बच्चे इसी कम्युनिटी के आपको लेने, जिनसे कि इनको अवसर मिल सके, इनको मौका मिल सके। कोटा मतलब क्या होता है, एक लिमिट लगा देना, हाँ भाई इतने तो कम से कम इतने तो लेने ही लेने, ये नीति अपनाई जाती है। और ये जो आरक्षण है ये इनकी व्यवस्था है अवसर की समानता के तहत आर्टिकल 16 में इसकी बात करी जाती है। अब आर्टिकल 16 में जब आरक्षण की बात करी गई है तो कहा जाता है कि यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली असमानता स्थापित हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली असमानता स्थापित हो रही है। कुछ वर्गों के लिए तो विशेष व्यवस्था कर रहे हो, कुछ के लिए नहीं कर रहे, तो ये तो असमानता स्थापित हो रही है। परंतु कहा गया है कि आर्टिकल 16 के तहत जो आरक्षण है वो समानता के लिए क्या होगा, एक अपवाद मान करके चलेंगे कि भैया ये समानता को हानि नहीं पहुंचा रहा, ये समानता को बढ़ावा देने वाला ही है, ये समानता को बढ़ावा देने वाला है। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद 15 है जो ये कहता है जाति, धर्म, रंग, लिंग इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, तो इसमें कह रखा है कि भारत की जो सरकार है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और वंचितों के लिए विशेष कार्यक्रम चला सकती है, विशेष काम उनके लिए कर सकती है, विशेष कानून उनके लिए बना सकती है। तो वहां पर हम असमानता नहीं मानेंगे, हम बराबर लाने की जो कोशिश कर रहे हैं तो वो समानता को बढ़ावा देने के लिए है, असमानता को बढ़ाने के लिए नहीं है। ये नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। अब ये जो नीति है कौन सी, आरक्षण वाली या आरक्षित को स्थान कोटा जिसे हम आरक्षण कहते हैं, ये वाली नीति बहुत वाद विवाद वाली रही। वाद विवाद का मतलब क्या, डिबेट चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सही है, बहुत अच्छी है, तो नीति चलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब गलत है, ये तो खत्म होना चाहिए, 70 साल 75 साल देश की आजादी को होकर खत्म होना चाहिए। वाद विवाद चलता रहता है और असहमति का केंद्र है, सब इससे सहमत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जो इसकी वकालत करते हैं, आरक्षण की वकालत करने का मतलब आरक्षण के जो सपोर्ट में जो वर्ग या जो लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि कुछ जो समूह है वो वर्जना का मतलब क्या हो जाता है, जो एक्सक्लूड हो जाते हैं, जो बाहर हो जाते हैं जो सोसाइटी से, वर्जना या अलगाव के कारण, मतलब उनको अलग कर दिया गया। तो काफी समय ऐसा है जिनको उस समय सोसाइटी से काफी समय तक क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, बिल्कुल सोसाइटी से बाहर कर दिया गया था। और इस सोसाइटी से बाहर हो जाने के कारण उनके लिए कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह हो चुके हैं, मतलब सोसाइटी ने कुछ उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली बिठा करके रखा हुआ है, ठीक है, कि नहीं साहब इस जाति का तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है। और रियलिटी आज भी यह है कि कुछ लोग सच में कास्ट बेस होते हैं, वो मानते हैं कि हाँ कास्ट, कुछ लोग महिलाओं के लिए नहीं, लड़की है तो ऐसा ही होगी, नहीं इससे ये काम थोड़ी करवाएंगे या नहीं, तो हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह है, मतलब पहले से हमने कुछ बातें दिमाग में बिठा कर रखी है। तो जो लोग वकालत करते हैं आरक्षण की वो ये कहते हैं कि इतने समय तक अलग रहने से और सब करने से समाज में हमारे लिए पूर्वाग्रह बन चुका है कि हम पिछड़े हुए हैं तो और हमारे साथ भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, तो इसलिए ये ठीक है, ये हमें आगे लाने में हमारी हेल्प करता है। ओके, ये तस्वीर शिक्षा की दर्शाई गई।
जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। ठीक है, तो जो अतीत में, जो पहले के समय में पीड़ित रहे हो, मतलब जिन्होंने पीड़ा सही हो, जिन्होंने अत्याचार सहा हो और समान अवसरों से वंचित रहे हो, मतलब उनको बराबर के मौके नहीं मिले। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मौका मिलना, अवसर मिलना, सबको बराबर का अवसर मिले, सबको बराबर का मौका मिले, ये सबसे बड़ा जरूरी है। परंतु जो अतीत में जो पीड़ित रहे, उनको अवसरों से वंचित करा गया, यह हम अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि भैया वो बराबर में अब आकर करके कंपटीशन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं। मैं कहूं कि आज एक व्यक्ति यहां पर और एक व्यक्ति यहां पर, और मैं बोलूं चलो दौड़ो, दोनों बराबर दौड़ो, नहीं, वो यहां पर है और वो यहां पर है। एक व्यक्ति मैं बिल्कुल स्वस्थ को दौड़ाऊं और एक व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड हो, विकलांग, और बोलो चलो बराबर में रेस लगाओ, नहीं। जिन्होंने पीड़ा सही है, जिन्होंने दर्द सहा है, जिन्होंने भेदभाव अत्याचार सहा है, और हम ये कहें कि साहब लो अब एक साथ प्रतिस्पर्धा करो, कंपटीशन करो, वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए एक समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। और इसलिए क्या है, एक समता मूलक मतलब एक समानता वाला और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए, ठीक है, जहां पर सबके साथ न्याय हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, और जो पिछड़ चुके हैं उनको, देखो न्याय क्या है, न्याय यह है कि सबके साथ एक जैसा, सब सही हो, ठीक है। अब जो पिछड़ चुके हैं, अब एक व्यक्ति यहां खड़ा करके एक दोनों को साथ दौड़ा रहा हूं, तो ही वो न्याय है, तो ही वो जस्टिस है, ठीक है। एक को मैं यहां से दौड़ा रहा हूं और एक को यहां से दौड़ा रहा हूं, फिर बोलो चलो दौड़ो, तो वो न्याय नहीं, वो अन्याय है। तो समतामूलक, समानता वाला समाज बनाने के लिए और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए ये विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ऐसे संरक्षण और ऐसे सहायता देने की आवश्यकता होती है। देखो आप इस चीज को समझिएगा, आप जब क्लास 12th में आ जाएंगे आप ये चीजें और अच्छे समझेंगे। भारत है ना, भारत विविधताओं वाला देश है बेटा, ठीक है। भारत में बहुत सारी भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, अलग अलग बहुत सारी विविधताएं हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। और इन विविधताओं को बनाए रखने के लिए हमने हर स्थान पर, हर जगह कहीं ना कहीं किसी के लिए विशेष प्रावधान करे। आप ऐसा मत देखो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में जाति के लिए कोई विशेष प्रावधान हुआ है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जाति के लिए जैसे आप देख रहे हो कि जो पिछड़ चुके हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है, परंतु आप देखो हर क्षेत्र में भारत ने, भारत के संविधान ने विशेष प्रावधान करे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जाति के तौर पे जो पिछड़ चुके हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भारत ने करी। अब जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत में जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय रह गए, जिनकी संख्या कम रही, तो उसके लिए भारत के संविधान ने अनुच्छेद 29 और 30 जोड़ करके उनको स्वतंत्रता दी कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से रह सकते हैं। और 25 से 28 तो जो है वो आप संविधान वाली पूरी किताब में पढ़ चुके हैं कि वो तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, और 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो वहां पर धार्मिक जो अल्पसंख्यक समुदाय रह चुके हैं उनके लिए संविधान तो से विशेष प्रावधान कर करके जाता है, ठीक है। तो जाति का हो गया, धर्म का हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं भाषा की, किसी भी एक भाषा को मान्यता नहीं दी। हमने जब 1950 में संविधान बना तो 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा, और ये कहा कि इन 14 भाषाओं के अंदर आप अपने एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समय के साथ 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, आज 22 भाषाएं। तो भाषाओं के साथ भी हमने क्या करा, सबको आगे लाने की बराबर की कोशिश करी। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कुछ राज्य ऐसे हैं जो पिछड़ चुके हैं, कुछ राज्य हैं जो बैकवर्ड है, या वहां का संस्कृति इतिहास वहां का अलग है, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त दिया भारत के संविधान ने। विशेष राज्य बनाने की बात करी कि भाई इनको विशेष राज्य बना करके थोड़ी सी सुविधा इनको दी जाए, जैसे कि अनुच्छेद 371 के तहत करेगी, जिधर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इधर के जो राज्य हैं वो हैं, गुजरात का कुछ एरिया है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, इनको विशेष दर्जा प्राप्त दिया गया कि आपको आगे बढ़ाने के लिए सरकार आप पर ज्यादा फंड लगाएगी, सरकार आपकी ज्यादा प्रयास आपको बराबर डेवलप करने पे करेगी। तो भारत के संविधान ने इन विविधताओं को बनाए रखने के लिए, इन डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए और सबको एक साथ बनाए रखने के लिए हर जगह पे क्या है, कुछ विशेष प्रावधान करे हैं। और वो विशेष प्रावधान करे हैं इसलिए करे हैं कि सब मिलजुल करके एक रहे। जब आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी कि साहब अंग्रेजों से आजाद होना है, अंग्रेजों से आजाद होना है, अब अंग्रेजों से तो आजाद हो जाएंगे, परंतु जो इतनी सामाजिक कुरीतियां चल रही है, अब दलित पिछड़ी जाति का व्यक्ति ये सोचता था भाई अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे, पर हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका क्या। किसान ये सोचता था कि भैया ठीक है अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर ये जो खेती बाड़ी इसमें मेरा सुधार होगा या नहीं होगा। महिला ये सोचती थी मेरे साथ जो भेदभाव है वो हटेगा या नहीं हटेगा। तो सबके कुछ अपने अपने भी गोल्स थे। तो फिर कहा गया हमारे महापुरुषों के द्वारा कि भाई देखो अभी एक बार सब मिलकर के क्या करते हैं कि इन अंग्रेजों को भगाते हैं और फिर सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो नया भारत बनेगा, जो आजादी के बाद जो नया भारत बनेगा, उस भारत के दो मुख्य गोल होंगे। ये आप कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे।
दो मुख्य उद्देश्य होंगे। बोले क्या दो मुख्य उद्देश्य होंगे? बोले पहला तो यह कि जिस दिन भी भारत आजाद हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र से देश चलेगा, किसी राजा का किसी महाराजा का शासन नहीं होगा, लोकतंत्र से देश चलाया जाएगा। बोला अच्छा। दूसरा, बोला दूसरा सबका विकास होगा, सबका विकास होगा और जो पिछड़ चुके हैं उनके लिए विशेष सुविधा कर करके उनको आगे लाया जाएगा। सबके विकास की बात करी गई है, ठीक है। इसलिए अलग अलग भाषा, अलग अलग विविधताओं को सम्मान देने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करे गए हैं भारत के संविधान में। आप जब कक्षा 12 में आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जब भारत आजाद हो जाता है और आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लग जाती है, तो भारत सरकार भाषा के आधार पर भी राज्य बनाती है, जिससे कि सब मिलजुल करके एक हो सके। आप जब 12th में राजनीति विज्ञान में भारतीय राजनीति विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि समय समय पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र की आकांक्षाएं उठी हैं, उन्होंने मुद्दे उठाए, हिंसाएं हुई हैं, परंतु सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से उनके लिए कुछ विशेष काम कर करके उनको शांति बनाए रखी है। तो ऐसी बात नहीं है कि साफ सिर्फ और सिर्फ जाति में ही कोई विशेष प्रावधान, आरक्षण या ऐसी व्यवस्था करी गई है। देश में हर प्रकार की विविधताओं को बनाए रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए, देश में एकता को बनाए रखने के लिए ये अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के प्रावधान करे गए हैं, प्रोविजंस किए गए हैं कि जिससे कि हम सब मिलजुल कर करके एक रह सके। ओके। और बाकी देखिए सबके अपने विचार हैं, स्वतंत्र विचार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आरक्षण के पक्ष में बोलता है तो वो भी सम्मान्य है, जो विपक्ष में बोलता है वो भी सम्मान्य है। कोई राज्यों को विशेष दर्जा देने के पक्ष में बोलता है तो वो भी हमारे लिए सम्मान्य है, और जो नहीं बोलता है वो भी असम्मान्य। क्योंकि अपन ने इसी राजनीति विज्ञान की किताब में पढ़ा है ना कि हो सकता है मैं आपके विचारों से संतुष्ट ना हूं, परंतु इस बात का हमेशा पक्षधर रहूंगा कि आपके विचार आप बोल सको। पढ़ा है ना? आज कमेंट बॉक्स में बताना किसका खता नहीं है ठीक है ना। तो हम सभी के विचार सुनने, विचार सभी के सुनने, परंतु आप भारत के संविधान की सुंदरता देखिए, ठीक है। आप भारत के संविधान को एक जाति विशेष का संविधान मत देखिए, एक किसी व्यक्ति विशेष का संविधान मत देखिए, एक किसी वर्ग विशेष का, एक किसी क्षेत्र विशेष का संविधान मत देखिए। आप ये देखिए कि भारत का संविधान सबको जोड़ने का और सबको बराबर में लाने का काम करता है, वो भारत का संविधान है, ठीक है। तो यहां पर विशेष संरक्षण की बात हुई है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना जाता है। तो सकारात्मक कार्रवाई को विशेष सहायता के रूप में एक निश्चित समय तक, एक निश्चित अवधि तक चलने वाला माना गया है। इसके पीछे मान्यता यह है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उभरने में सक्षम बनाएगा, फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। तो ये मान्यता है कि जो विशेष बर्ताव होगा इससे जो अभी वर्तमान वंचना है, मतलब अभी भी उनको वंचित करा जा रहा है, तो उनमें सक्षम बनाएगा उनसे उभरने में, और समानता के आधार पर वो क्या कर पाएंगे? प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, कॉम्पिटिशन कर पाएंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकारी इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। तो अब सकारात्मक जो कार्रवाई है उसमें समाज को अधिक समतामूलक बनाने के समर्थन किया गया, परंतु जो कुछ सिद्धांतकार है वो ऐसी नीतियों के खिलाफ में भी तर्क देते हैं, वो देखेंगे। पर ये तस्वीर देखिए, तस्वीर बहुत सच में गजब की है। इक्वलिटी, यहाँ पे तीनों के पास क्या है? बराबर के बॉक्स रखे गए, ठीक है। अब ये बहुत लंबी हाइट का, ये उससे छोटी हाइट का, ये इससे छोटी हाइट का। अब देखो जो बॉक्स बराबर रखा गया, अब एक नजर में तो क्या लगेगा? सभी समानता है, इक्वलिटी, तीनों को बराबर का बॉक्स मिला है, पर सच में समानता है क्या भाई? ये तो बिल्कुल आसानी से आराम से मैच देख पा रहा है, एक विकेट यूं होकर के मैच देख पा रहा है, और एक को बिल्कुल मैच दिख ही नहीं पा रहा। पर इधर देखो आप, इधर सच में एग्जैक्टली समानता ये है। अच्छा भाई तुझे बॉक्स की जरूरत नहीं, चल तू बॉक्स पर चल, तू ऐसे देख सकता है। तो आपको एक बॉक्स दे देते हैं, आप बहुत छोटे, आपको दो बॉक्स दे देते हैं, ठीक है। ये सच में इक्वलिटी, और ये यही वाला, अब लोगों को ये लगेगा कि साहब ये अलग अलग बर्ताव है तो ये तो गलत है समानता, पर नहीं, ये समानता है, ये इक्वलिटी है। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाया जाएगा? अब जो लोग ऐसा मानते हैं कि भैया जो सकारात्मक कार्रवाई है वो सही नहीं है, उसके खिलाफ में तर्क देते हैं, तो वो पूछते हैं, ऐसे सिद्धांतकार भी पूछते हैं कि ये जो विभेदकारी बर्ताव है, जो अलग अलग बर्ताव व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये हमें समानता की ओर ले जा सकता है? क्या इक्वलिटी की ओर ले जा सकता है? सकारात्मक विभेदीकरण, खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। और जो सकारात्मक विभेदीकरण खास करके जो आरक्षण की नीतियों के खिलाफ है, उनकी आलोचना करते हैं, तो वो ऐसे सिद्धांत का सहारा लेते हैं कि क्या ऐसी नीतियों से समानता स्थापित हो सकती है? ये इक्वलिटी का साइन। इनका मानना है वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि ये मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। देखिए, अब लोगों का मानना है कि इस प्रकार से शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण या जो कोटा देने का प्रावधान है पूर्ण रूप से अनुचित है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये
समाज के अन्य जो वर्ग है उनसे समान व्यवहार करने के अधिकार से वंचित करता है, मतलब उनके साथ बराबर का व्यवहार नहीं हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरीका का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। अब जो आलोचक है वो भी कहते हैं कि आरक्षण खुद एक तरीका का भेदभाव है। आप किसी को विशेष सुविधा दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, तो ये तो खुद ऑटोमेटिकली भेदभाव हो गया, तो खुद असमानता हो गई। ठीक है, तो ये तो सब लोगों के साथ एक तरीका का व्यवहार होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रह और भी मजबूत कर रहे हैं। तो मानना है कि जब व्यक्तियों के बीच में जाति और रंग के आधार पर हम और अंतर कर रहे हैं, तो उससे तो जातिगत और नस्लगत जो पूर्वाग्रह है वो और भी मजबूत हो रहे हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशिष्टताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती है। तो ऐसे सिद्धांतकारों का मानना है कि जो भी चीज समाज को विभाजित करती है उस चीज को समाप्त कर देना चाहिए। ये तस्वीर दिखाई है आपको लोगों की। इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। देखो, अब व्यक्ति के समान अधिकारों, ठीक है, लोगों के क्या समान अधिकार है, और राज्य के जो निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, जो जिसको हम लोग डीपीएसपी के रूप में जानते हैं, उनके बीच में फर्क करना होगा कि ये व्यक्ति का समान अधिकार है और ये सरकार का कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्टेट, एक अच्छा राज्य देश बनाने के लिए सरकार की तरफ से एफर्ट्स, इन दोनों के बीच में अंतर फर्क करना थोड़ा सा आवश्यक है। व्यक्ति का किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का यह मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में, शिक्षा संस्था में, इनमें समान अधिकार होने चाहिए, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए और प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए, मतलब सबका जो कंपटीशन है वो बराबर होना चाहिए। जब कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समूह के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। परंतु जब किसी सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, तो जो वंचित समूह के लोग हैं वो अलाभकारी स्थिति को शिकार हो सकते हैं, उनको हो सकता है कि उस चीज का फायदा ना मिले। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हों, अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। अब जैसे जो शिक्षार्थी मतलब पहली पीढ़ी पढ़ रही है उनकी, ठीक है, जनरली जैसे कि भारत में आप देखें तो जो दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं, संविधान लागू होने के बाद कहीं ना कहीं उनकी बहुत से परिवार ऐसे थे जिनकी पहली पीढ़ी स्कूलों में जा रही है, पहली पीढ़ियां पढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब वो क्या है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी तुलना में क्या है, काफी पीछे रह जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये दलित, स्त्री या वर्जना वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। जो दलित हो, स्त्री हो, वर्जना या वंचना का मतलब जो वंचित रह चुके हों, जो अलग रह गए हों, वो सब ऐसी श्रेणी वाले कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं, मतलब उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए। तो राज्य को समानता लाने वाली ऐसी सामाजिक नीतियां बनाई जानी चाहिए, बराबर वाली नीतियां बनानी चाहिए। इन नीतियों से और उन्हें अलग अन्य लोगों के स्थान साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिल सके, और ऐसी नीतियां बनानी है जिनसे कि बाकी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उनको बराबर का अवसर मिल सके। ओके, तो आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे। अब जो क्या कंडीशन है, कितना सुधार आया है, कितना नहीं आया, कितना करने की आवश्यकता है या नहीं, ये हम अगले लेक्चर में जानेंगे। ओके, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बच्चों प्लीज़ पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, और अपने इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और पर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आर्ट्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।